हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं डॉक्टर वेदांत और आप लोग के समक्ष उपस्थित हूं वही क्वेश्चन आंसर की सीरीज लेकर के, जिसमें जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स को के संदर्भ में जो आए हुए सवाल हैं, खासतौर से पॉलिटी के, उन पर हम लोग विचार कर रहे थे। कल जहां तक हम लोगों की बातें हो चुकी थी उसके आगे आज चलते हैं और इसमें आपको अगले सवाल को लेकर के बताना चाहते हैं कि ये है भारत सरकार अधिनियम, है ना। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 में प्रांतीय प्रांतों के कार्य आरक्षित और अंतरित विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में कौन सा आरक्षित विषय माने गए थे, ना। तो 1919 का जो एक्ट है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919, उसमें जो भी विषय प्रोविंशियल लेवल के थे उनको भी दो वर्गों में बांटा गया था, ना, दो भागों में बांटा गया था। एक भाग कहला रहा था उसमें रिजर्व्ड। पहला भाग क्या था? रिजर्व्ड, ठीक है ना, यानी आरक्षित विषय। जो आरक्षित विषय था इसमें जो प्रांतों के गवर्नर होते हैं, प्रांतों के जो राज्यपाल थे उस टाइम, उन गवर्नर अपनी काउंसिल के माध्यम से इस पर निर्णय करते थे। जबकि दूसरे ऐसे सब्जेक्ट थे प्रांतों में, ना, जिनको कहा गया ट्रांसफर्ड या हस्तांतरित, ठीक है ना। एक विषय हो गया आरक्षित या रिजर्व्ड, दूसरा हो गया ट्रांसफर्ड या हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय वो विषय थे जिनमें जो पॉपुलर सीएम हुआ करता था, यानी जो मुख्यमंत्री होता था, वो अपनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से काम करता था। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे आजकल होता है कि प्रांतीय जितने भी विषय होते हैं उन पर सब पर मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, है ना, इनके माध्यम से शासन चलाया जाता है। लेकिन 1919 के एक्ट में ये व्यवस्था की गई थी कि कुछ सब्जेक्ट, कुछ विषय, कुछ बातें, ना, कुछ बातें जैसे ले लेते हैं हम लोग कि कुछ विषय जैसे पुलिस का विषय है ना, उसमें राजस्व का विषय है, न्याय प्रशासन है ना, इस तरह की जो बहुत सी चीजें हैं ना, सिंचाई व्यवस्था है, ये सब चीजें आरक्षित में डाल दी गई थी। और हस्तांतरित विषय वो विषय थे जिनमें कि मुख्यमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से काम कर सकता था। इनमें जैसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है ना, कृषि है ना, स्वास्थ्य है, इस तरह की चीजें हस्तांतरित में डाली गई थी। तो यही सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि जो इंडियन गवर्नमेंट 1919 है, इसमें जो फंक्शंस हैं, प्रांतों के जो फंक्शंस हैं, उनको दो हिस्सों में बांटा गया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व। तो इसमें पूछा गया कि रिजर्व विषय में क्या क्या था, ठीक है। जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड रेवेन्यू है ना, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और पुलिस, ठीक है। तो इसमें ध्यान आपको रखना है कि जो ये कार्य है स्थानीय स्वशासन का, यानी एक प्रकार से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, है ना, जो पंचायत और कार्य नगर निगम, नगर पालिका टाइप की चीजें होती हैं, ये जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है ये शामिल किया गया था हस्तांतरित विषय में। सवाल पूछा गया है कि आरक्षित विषय कौन से थे, तो जाहिर सी बात है कि इसको छोड़ करके जैसे पुलिस, लैंड रेवेन्यू, ये जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, इनको, तो इस सेंस में अगर देखा जाए तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, इसका आंसर क्या बन गया? डी आंसर बन गया, ठीक है ना। तो इस सेंस में आपको ध्यान ये रखना है कि जो आंसर बनाया जा रहा है वो आंसर डी के रूप में आ सकता है जब हम इसको अलग करें तो, यानी ये ऐसे विषय थे जिन विषयों को लेकर के है ना, जो विषय है, रिजर्व सेक्शन है, वो शामिल किया गया। अब ये ध्यान रखना है आपको कि इसमें न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस ये रिजर्व में है। तो इसका मतलब हुआ 1, 3, 4, 1, 3, 4 नहीं है, ये 2 है ना। इस सेंस में आंसर बनेगा आपका ये वाला, सी वाला आंसर बनेगा। यहां पर आ जाएगा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये किस में आएगा? ये आएगा आपके हस्तांतरित में, ठीक है ना। तो ये आंसर आपका बना, जिसमें न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस ये है किसमें? रिजर्व में। और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है ये हो गया ट्रांसफर्ड में।
ये आंसर आपका बन गया। इसके बाद दूसरा सवाल आ गया कि भारत के इतिहास के संबंध में द्वैध शासन डायरकी के सिद्धांत का निर्देशन किसमें होता है, यानी क्या चीज डायरकी कहलाती है। डायरकी यानी द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब हुआ कि जहां पर शासन के संदर्भ में जो निर्णय लेने वाले मरकज हैं, जो निर्णय लेने वाले सेंटर हैं, जो निर्णय लेने वाली संस्थाएं हैं, जो निर्णायक लोग हैं ना, वो एक जगह पर निर्णय न लेकर के दो अलग अलग संस्थाएं निर्णय लेती हैं अलग अलग विषयों पर। इस तरह के किसी सिद्धांत को डायरकी कहा जाता है ना। इस तरह के सिद्धांत को द्वैध शासन कहा जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि केंद्रीय विधानसभा के दो सदनों का विभाजन नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तो बाइकैमरल कहलाता है ना, जहां पर दो सदन होते हैं। दो सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच में ये तो फेडरेशन होता है, जैसे कि ये सुविधा के अनुसार केंद्र और राज्यों में बांटा जाता है। दो शासक समुच्चय, एक लंदन में दूसरा दिल्ली में, नहीं, बिल्कुल ये नहीं होता है। इसको दूरस्थ शासन कहा जाता है, रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। प्रांतों में प्रत्योजित विषयों का दो प्रांतों के प्रत्याशित विषयों का दो जो वर्ग हैं, इन वर्गों में विभाजन। ठीक है, तो ये सवाल जो अभी इसके पहले आपका प्रश्न था 1919 के एक्ट के द्वारा आरक्षित और हस्तांतरित विषयों का संदर्भ, वही यहां पर है। तो ये गलत प्रिंट हो गया है प्रांतों में, ये होना चाहिए विषयों का दो वर्गों में विभाजन। कौन से दो वर्ग? वही वर्ग, एक रिजर्व्ड यानी आरक्षित और दूसरा ट्रांसफर्ड यानी हस्तांतरित। इसको कहा जाता है क्या? द्वैध शासन या डायरकी। यहां पर गाइस एक चीज और ध्यान रखना है। एक बार द्वैध शासन का जो संदर्भ है वो और आया है, और वो द्वैध शासन का संदर्भ आया है 1765 की जो इलाहाबाद संधि थी, है ना। इसमें कहा गया था कि द्वैध शासन भारत में लागू किया गया, है ना। तो ये द्वैध शासन भारत का नहीं है, ये द्वैध शासन कहां का है? बंगाल का है। क्योंकि बंगाल में भी इसी तरह से दो चीजें, एक जो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन था और दूसरा जो लैंड रेवेन्यू से संबंधित एडमिनिस्ट्रेशन था, जिसके लिए शब्द क्या यूज किया जाता था? एक के लिए कहा जाता था निजामत और दूसरा था दीवानी। तो आपने सुना होगा कि 1965 की इलाहाबाद संधि से जो दीवानी है ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। तो दीवानी यानी भू राजस्व वसूली करने का अधिकार किसके पास? वो कंपनी के पास। जबकि निजामत यानी डे टू डे का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, ये किसको डाल दिया गया था? ये दिया गया था उस वक्त के बंगाल के नवाब को। ठीक है, तो इसका मतलब निर्णय लेने की एक संस्था हो गई नवाब, किस विषय पर? जो डे टू डे या डेली एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित था। जबकि दीवानी या भूराजस्व से संबंधित जो निर्णय लेना था ये कंपनी लेती थी। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने बताया कि डायरकी क्या होती है, जहां पर निर्णायक संस्थाएं वो या सारे निर्णय वो एक जगह से ना होकर के दो अलग अलग सेंटर्स में होते हैं। तो एक सेंटर बन गया यहां पर नवाब बंगाल और दूसरा बन गया ईस्ट इंडिया कंपनी। इसलिए ये भी द्वैध शासन था, लेकिन ये द्वैध शासन कहां का है? बंगाल का। जबकि 1919 के एक्ट के द्वारा जो द्वैध शासन लागू किया गया ये पूरे भारत का था। तो यहां पर ध्यान रखे रहिएगा कि अक्सर इस तरह के सवाल जब पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा अंतर किया जाता है। बंगाल में द्वैध शासन कब लागू किया? 1765। भारत में द्वैध शासन कब लागू हुआ? 1919 के अधिनियम द्वारा। तो क्लियरेंस आ गया होगा। आगे चले हम लोग। ये है सवाल कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता, कॉन्स्टिट्यूशनल ना, एक प्रकार की जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पोटिज्म है, संवैधानिक निरंकुशता है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पोटिज्म कब से लागू किया गया? ये इस प्रकार का जो एक निरंकुशता है, एक प्रकार की जो डिक्टेटरशिप है, ये कब से शुरू की गई? तो ये है 1935 का अधिनियम। क्यों है 1935 का अधिनियम? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आज हमारे संविधान में जो आपात उपबंध हैं, जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, इनको इंट्रोड्यूस किया गया था 1935 के एक्ट में। और इस तरह से जो यहाँ का वायसराय होता था, गवर्नर जनरल वायसराय, वो 1935 के एक्ट से एक प्रकार से बना दिया गया था डिक्टेटर। लेकिन ये डिक्टेटर चूंकि एक नियम कानून के माध्यम से आ रहा है, इसलिए इसको केवल डिक्टेटर नहीं कहेंगे, बल्कि इसके लिए क्या शब्द यूज करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल। इसीलिए इसके लिए शब्द यूज हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पोटिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप। तो इसकी शुरुआत या इसको कब रखा गया? 1935 के अधिनियम से। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई? ठीक है,
इसको ध्यान से समझिए, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के लिए शब्द यूज होता है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के लिए शब्द प्रयोग होता है नरेंद्र मंडल। आप जानते हैं नरेंद्र शब्द का प्रयोग राजाओं के लिए किया जाता है, जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके लिए किया जाता था, और इसीलिए चैम्बर ऑफ प्रिंसेस मतलब हुआ कि जो प्रिंसली स्टेट, जो प्रांतीय मुखिया हैं, जिनको हम लोग राजा, नवाब या इस तरह के शब्दों से पुकारते थे उस टाइम, उनका एक एक ग्रुप बनाया गया, उनका एक चैम्बर बनाया गया, उनका एक संगठन बनाया गया। उसी संगठन को कहा गया नरेंद्र मंडल, यानी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। इसकी व्यवस्था 1919 के एक्ट में की गई थी, क्योंकि इसकी जो स्थापना है ये फरवरी 1921 में की गई थी। ठीक है ना, तो फरवरी 1921 के नजदीक कौन सा एक्ट आ रहा है? वो आ रहा है हमारे पास 1919 का एक्ट। तो इसलिए 1919 के एक्ट से भारत में एक प्रोविजन किया गया, किसका? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का, यानी नरेंद्र मंडल का, और इसकी बाकायदा जो स्थापना हुई है, इसको जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया, तो कॉन्स्टिट्यूटेड एट इन फरवरी 1921, इसे कहा गया नरेंद्र मंडल। इन कथनों पर विचार करिए। क्या है स्टेटमेंट? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। ठीक है ना, तो जितनी सभी महिलाओं के लिए, यानी एक प्रकार से महिलाओं में क्या किया गया? यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी की व्यवस्था की गई। कब? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, यानी जिसके आधार पर आया था एक्ट 1919 का, उसमें सभी महिलाओं के लिए, सभी महिलाओं को वोटिंग राइट दिया गया, ऐसा पूछा गया है। दूसरा, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षण की, आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया। ठीक है ना, तो यहां पर भी ये क्या बन जाएगा? सीटों ना, स्थानों का प्रावधान किया गया। यहां पर आपको समझना है, जो इसके जवाब में ही क्लियर हो जाएगा ना, जो यहाँ पे आंसर है इसी से क्लियर हो जाएगा कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919 है ना, रिजल्टेड एज 1919 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है ना, उसमें कहा गया कि 21 वर्ष के आयु से अधिक की सभी महिलाओं को, सभी महिलाओं को अगर हम वोटिंग राइट देते हैं तो वो तो महिलाओं के लिए यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी हो जाएगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बन जाएगा। ऐसा तो हुआ नहीं, ऐसा तो हमको संविधान में दिया गया। तो इसका मतलब यह यहाँ पर महिलाओं को मताधिकार तो दिया गया, लेकिन सभी महिलाओं को नहीं दिया गया। ठीक है ना, उसके लिए अलग अलग प्रकार की शर्तें लगाई गई, अलग अलग प्रकार की श्रेणियां थी कि उनकी इनकम कितनी है, उनके पास जमीन जायदाद कितना है, उनकी पढ़ाई लिखाई क्या है, इसके आधार पर महिलाओं को वोटिंग राइट दिया गया है। तो यहां पर ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहले भारत में महिलाओं को जो वोटिंग राइट है वो जरूर दिया गया 1919 के एक्ट से या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से, लेकिन सभी महिलाओं को नहीं दिया गया। तो अगर यही जवाब, ये कथन जो है, ये स्टेटमेंट, ये असर्शन अगर ये होता कि महिलाओं को पहली बार मताधिकार 1919 में दिया गया, तो ये सही होता, लेकिन सभी महिलाओं को दिया गया, ये गलत है। इसका मतलब हुआ कि ये पहला पॉइंट गलत हो गया। अब दूसरे में क्या है? 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसमें महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि महिलाओं को, दलितों को इस प्रकार के रिजर्वेशन जो है 1935 के एक्ट से दिए गए थे। तो इसका मतलब हुआ कि जवाब क्या बन गया आपका? केवल 2, यानी जो रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया, महिला आरक्षण की जो व्यवस्था की गई, ये निश्चित रूप से महिला आरक्षण की व्यवस्था की गई 1935 के एक्ट से। ठीक है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी महिलाओं को मताधिकार दिया गया, उनको आरक्षण दिया गया। ये काम किया गया था सबसे पहले 1919 में, लेकिन चुनिंदा महिलाओं को। यहाँ एक दिमाग में और बात रखे रहिएगा कि 1919 में भारतीय महिलाओं को तो वोटिंग राइट, भले ही सीमित रूप से ना, भारतीय महिलाओं को तो वोटिंग राइट दे दिया गया था, लेकिन ब्रिटेन में महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं मिला हुआ था अभी भी। तो खुद कह सकते हैं कि ब्रिटिश संसद एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि भारत में उसने महिलाओं को वोटिंग राइट दिया, लेकिन अपने देश में वोटिंग राइट उसने इसके बाद दिया था। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग ये बात समझें कि 1900 के जो ये 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, इसमें सभी महिलाओं को नहीं, लेकिन हाँ चुनिंदा महिलाओं को या
जो उनके कसौटी पर खरी उतर रही थी, खासतौर से एजुकेशन को लेकर के, इनकम को लेकर के, उनके लिए तो इन्होंने मताधिकार दिया, लेकिन सभी महिलाओं को नहीं दिया। और महिला आरक्षण जरूर इन्होंने लागू किया 1935 के एक्ट से। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय संरचना क्या थी ना? ऑल इंडिया फेडरेशन, भारत संघ, संयुक्त भारतीय परिसंघ, ठीक है। यानी ऑल इंडिया, इंडियन फेडरेशन, इंडियन फेडरेशन, ज्वाइंट इंडिया, है ना, या यूनाइटेड इंडिया, और भारतीय परिसंघ, इंडियन कन्फेडरेशन, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर होगा वो तो आपका ए होगा, लेकिन यहां पर आपको एक चीज समझनी है, वो ये समझना है कि डिफरेंस बिटवीन फेडरेशन एंड कन्फेडरेशन। तो ये सरल सवाल है, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं है, ये फैक्चुअल सवाल है। लेकिन आपको जो फेडरेशन होता है और जो कन्फेडरेशन होता है, इसी के लिए शब्द क्या प्रयोग करेंगे? संघ और परिसंघ। इन दोनों के बीच का अंतर मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो याद रखना है आपको कि जब राज्य अपनी थोड़ी थोड़ी कुछ शक्तियां ना दे करके और वो एक केंद्र की संरचना करते हैं, वो एक सेंटर बनाते हैं, वो आपस में मिल करके एक अपना संघ बनाते हैं, तो उस तरह की चीज को तो हम फेडरेशन कहते हैं। लेकिन कन्फेडरेशन एक प्रकार का और भी ज्यादा लूज, और भी ज्यादा शिथिल फेडरेशन होता है, जिसमें कि सिर्फ विदेश, रक्षा ना, और जो कम्युनिकेशन है, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस, इनको छोड़ करके, या हो सकता है कि इनमें भी केवल डिफेंस रख लिया जाए या सिर्फ कम्युनिकेशन रख लिया जाए, कोई इनमें से एक आध, या फिर ओवरऑल ये दो तीन जो सब्जेक्ट हैं, इनको लेकर के तो वो एक संघ बनाते हैं, और बाकी सब चीजों के लिए वो अपने अपने इलाकों में स्वतंत्र रहते हैं। ऐसी चीजों को कहा जाता है कन्फेडरेशन। तो एक तरह से कह सकते हैं कन्फेडरेशन is an institution या organization of the group of independent state, है ना, वो एक प्रकार के स्वतंत्र राज्यों का संघ होता है, जबकि फेडरेशन ये डिपेंडेंट जो स्टेट्स होते हैं इनका संघ होता है, इनका ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो ये फेडरेशन और कन्फेडरेशन याद रखिएगा। भारत के लिए जनरली फेडरेशन शब्द का प्रयोग होता है, कन्फेडरेशन का शब्द का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन भारत में ये भी याद रखना है कि भारतीय संविधान में फेडरेशन शब्द का भी प्रयोग नहीं है, ठीक है ना। वहां पर शब्द जो प्रयोग किया गया है आर्टिकल 1 में ना, वो कहा गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स ना, भारत क्या है? भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है, ठीक है। इसके लिए हम जनरली फेडरेशन शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन कन्फेडरेशन शब्द का प्रयोग तो कदापि नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले 1935 के एक्ट में जितने भी ब्रिटिश इंडिया के पार्ट थे, ब्रिटिश इंडिया के प्रांत थे, एज वेल एज जितने भी कह सकते हैं कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, इन सब को कहा गया था कि आपस में मिलकर के एक संघ बना लीजिए, ठीक है, एक प्रकार का फेडरेशन बना लीजिए। इसी को कहा जाता है ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक है ना। तो इस तरह से ऑल इंडिया जो ऑल इंडिया फेडरेशन है, इसकी शुरुआत 1935 के एक्ट में की गई थी। ये अलग बात है कि इसके आप मालूम है कि आपको 1935 के एक्ट के जो केंद्रीय वाले हिस्से थे, उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने या जितने भी प्रमुख दल थे, उन लोगों ने, भारतीय दलों ने इसको स्वीकार नहीं किया था, ठीक है। आगे चले तो ये अंतर याद रखना है आपको फेडरेशन और कन्फेडरेशन के बीच में। निम्नलिखित अधिनियमों में किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? ठीक है, ये भी बहुत सिंपल सा सवाल है। ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसी से बर्मा को अलग करने का प्रोविजन किया गया और 1937 में जो बर्मा है वो अलग कर दिया गया, ठीक है ना। वरना जो बर्मा है ये भी हमारे यूनाइटेड इंडिया का, या ओवरऑल कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश इंडिया है उसका एक हिस्सा हुआ करता था। भारतीय
विधान पालिका पहली बार द्विसदनीय बनाई गई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आखिर कौन सा एक्ट है जिसमें पहली बार जो इंडियन पार्लियामेंट है वो बाइकैमरल हुई, वो दो सदनों में हुई। आज आपको मालूम है ना दो सदन कौन सा है, जैसे राज्यसभा और लोकसभा। तो जो संसद है वो उसका एक सदन राज्यसभा है, एक सभा लोकसभा है, तो उसके दो सदन हैं, इसीलिए इसको कहते हैं बाइकैमरल। अगर केवल एक सभा होती तो उसे कहते हैं यूनिकैमरल। तो ये यूनिकैमरल नहीं, बाइकैमरल की शुरुआत कब हुई? तो बाइकैमरल जो संसद है या पार्लियामेंट है, ठीक है, या इसको आप कहें कि वो इंडियन लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, ये हुई थी 1919 के एक्ट से। ठीक है ना? तो 1919 का एक्ट यानी आंसर सी, 1919 के एक्ट से भारत में पहली बार ऐसा हुआ जब संसद को बाइकैमरल बनाया गया। ठीक है, एक इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव काउंसिल और दूसरे का नाम रखा गया था अपर हाउस, है ना, जो उसको कहा गया था काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स ही बाद में राज्यसभा कहलाई और जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वही बाद में लोकसभा कहलाई। तो ये 1919 के अधिनियम से किया गया था। आइए, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है ना? यानी जो टू इशू ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट, है ना, आज हमारे पास है ना, हम जो भारत के राष्ट्रपति हैं, अगर आइदर हाउस कोई एक भी सदन ऐसा है जो सेशन में नहीं है, तो ऐसे में केंद्र में राष्ट्रपति को और राज्यों में राज्यपाल को ना एक आदेश जारी करने का अधिकार होता है, जो बिल्कुल उसी तरह का कानून माना जाता है जैसे कि संसद या विधान मंडल द्वारा पारित होता है। ठीक है, इसे कहा जाता है अध्यादेश। अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस जारी करने का राष्ट्रपति के पास, हमारे पास आज जो प्रेसिडेंट है ना, जो राष्ट्रपति है ये राष्ट्रपति अध्यादेश जो जारी करता है, इसका आर्टिकल है 123 123। ठीक है ना, और अनुच्छेद 213 के आधार पर जो गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, ये अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है ना, तो पावर ऑफ इशूइंग ए ऑर्डिनेंस ना बाय प्रेसिडेंट ना अंडर आर्टिकल 123 या 123 एंड एज वेल एज गवर्नर ना कैन इशू ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 213। ये पूछा गया है कि इस प्रकार की जो पावर है ये क्या पहले थी? हाँ थी, 1935 के एक्ट में दिया गया था इसको गवर्नर जनरल एंड वायसराय को। तो वायसराय के पास जो पावर थी वही जाके शिफ्ट हो गई अपने कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से राष्ट्रपति के पास। ठीक है ना, तो इसका मतलब हो कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किससे प्रेरित है? भारत इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से। ठीक है, ये मुद्दा बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने देखा था अभी इसके पहले के सवालों में संवैधानिक निरंकुशता का। तो संवैधानिक निरंकुशता इन्हीं सब चीजों से मानी गई है। आगे आए, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में नहीं है ना, ध्यान रखना है इसको। ये विशेषताएं नहीं पूछ रहा है बल्कि ये पूछ रहा है कि विशेषताओं में नहीं है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, ऑल इंडिया फेडरेशन ना हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस एक्ट, बिल्कुल सही बात है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा। अवशिष्ट शक्तियां प्रांतीय विधायकों को आवंटित की गई थी, जो रेसिडुअरी पावर्स हैं वो प्रांतीय विधायकों को दी गई थी, ये बिल्कुल गलत है। प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, बिल्कुल सही बात है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके केंद्र में लागू किया था, ये भी सही बात है। तो इसका मतलब हुआ कि जो रेसिडुअरी पावर है ये प्रांतों को दिया गया था, ये बात इसमें जो कही गई है ये शामिल नहीं है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के अंतर्गत। ठीक है ना, तो इसका मतलब हुआ कि इसका आंसर बन गया बी, ये नहीं है ना। इसका मतलब 1935 के एक्ट में क्या क्या है? 1935 के एक्ट में है एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का प्रोविजन, उसमें है जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का प्रोविजन, और इसी में है कि जो डायरकी, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में देखा था ना, डायरकी लागू की गई थी भारत में कब? 1919 के एक्ट से। तो जो 1919 के एक्ट से डायरकी लागू की गई थी उसको अब 1935 के एक्ट में खत्म कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन ये खत्म कहाँ किया गया था? प्रांतों के लेवल पर,
और इसको एक प्रोविजन किया गया 1935 के एक्ट में कि अब इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे केंद्र के लेवल पर, ठीक है ना। तो प्रांतों के लेवल से जो प्रोविजन खत्म कर रहे हैं उसको केंद्र के लेवल पर प्रपोज कर रहे हैं। यही कारण था कि इस 1935 के अधिनियम को लेकर के नेहरू ने एक टिप्पणी की थी कि ये एक ऐसी गाड़ी है जिसमें जो इंजन है वो पीछे लगा है, यानी जो प्रांतीय स्तर पर पहले से आप का कोई जो प्लान है वो फ्लॉप हो चुका है, तो अब उसको आप फिर केंद्र में क्यों इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अजीब सी बात इसमें थी, लेकिन ये प्रोविजन था, इसलिए ये भी चीज सही है, ठीक है। डी भी सही है, सी भी सही है, ए भी सही है, और पूछा गया कि क्या नहीं था, इसका मतलब कि अवशिष्ट शक्तियां विधायकों को आवंटित की गई थी, ये नहीं था, ठीक है। अब ये अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं, इनको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। ये अवशिष्ट शक्तियां क्या हैं, तो आपको मालूम है कि आज भी हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल्स हैं, इसमें जो शेड्यूल 7 है, इसमें विषयों का बंटवारा किया गया है कि ऐसे कौन से विषय हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको केंद्र गवर्न करेगा, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको प्रांत गवर्न करेंगे, ठीक है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनमें कि दोनों आपस में मिलकर के गवर्न करेंगे। इस तरह की जो लिस्ट है वो जारी की जाती है। इस लिस्ट के लिए शब्द क्या यूज करते हैं, इसके लिए संघ सूची। संघ सूची मतलब यूनियन लिस्ट, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान के शेड्यूल 7 में क्या दिया गया है, एक तो संघ सूची दी गई है, यानी वो विषय जिसमें कि केंद्र ही कानून बनाने का काम करेगा। दूसरा है राज्य सूची, ना, जो प्रोविंशियल सूची है जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है। तीसरी है समवर्ती सूची, जिसमें कि कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र को भी है, राज्य को भी है। दोनों लोग इस तरह की चीजों में कानून बना सकते हैं, ठीक है ना। अब जब कभी कानून इस तरह से बनाए जाते हैं जिसमें कि दोनों लोग बना सकते हैं, तो वहां पर अगर राज्य का कानून केंद्र के खिलाफ है तो वो लागू नहीं होगा, और अगर एक दूसरे के पूरक हैं तो दोनों लागू होंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। ये हुई स्टेट लिस्ट और ये हुई यूनियन लिस्ट। तो ये बंटवारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में दिया गया है, ठीक है। इसके बाद चौथे लेवल पर लिखा गया कि जो अब इन तीनों में जिनका वर्णन नहीं है, यानी कोई ऐसा विषय सामने आता है जो न तो संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है, ना समवर्ती सूची में है, ठीक है। ऐसा कोई अगर विषय सामने आता है तो वो विषय कहलाएगा अवशिष्ट शक्तियां, रेसिड्यूरी पावर। और जो रेसिड्यूरी पावर है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है केंद्र को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, या कह सकते हैं कि जो इंडियन पार्लियामेंट है उसको दिया गया है। वो प्रांतों को नहीं दिया गया बल्कि केंद्र को दिया गया है। इज इट क्लियर। तो समवर्ती सूची जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य सूची जिसमें राज्य कानून बना सकता है, संघ सूची जिसमें केंद्र कानून बना सकता है। लेकिन कोई ऐसे विषय भी तो हो सकते हैं जो उस वक्त परिकल्पित नहीं किए गए लेकिन आज के दिन पर वो रिलेवेंट है। जैसे कोई एक उदाहरण लेते हैं, जैसे साइबर क्राइम। अब जाहिर सी बात है कि 1950 के आसपास तो साइबर क्राइम जैसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन अब साइबर क्राइम एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है, एक ऐसा बर्निंग टॉपिक है। अब समस्या ये आएगी कि हम साइबर क्राइम पर कौन कानून बनाए, क्योंकि वो तो संघ सूची में भी नहीं है, स्टेट लिस्ट में भी नहीं है, ना कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं है, ठीक है। तो इस पर कौन कानून बनाए, तो ये क्या कहलाएगा, अवशिष्ट शक्तियां, रेसिड्यूरी पावर। इसमें कानून बनाने का अधिकार हमारे संविधान में किसको दिया गया, केंद्र को दिया गया। तो जो इन तीनों लिस्ट में है ना, ध्यान ध्यान रखिएगा कि ये लिस्ट भी प्रेरित है 1935 के एक्ट से। 1935 के एक्ट में पहली बार विषयों का इस प्रकार से डिवीजन किया गया था। तो जो इस तरह की लिस्ट में नाम नहीं है उसके लिए उस विषय के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है अवशिष्ट शक्तियां या रेसिड्यूरी पावर। और जो रेसिड्यूरी पावर्स हैं इनके लिए कहा गया कि इन पर केंद्र कानून बनाएगा, ठीक है, आज के संविधान में। जबकि 1935 में ये जो अधिकार है वो वायसराय को दिया गया था, ठीक है। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखना है आपको। क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं के साथ भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। अब यहां पर देखिए यहीं पर गड़बड़ी हो गई। यहां पर लिखा हुआ है कि जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं और साथ ही साथ जो प्रिंसली स्टेट हैं इनमें क्या होगा, इनमें होगा नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि संविधान सभा में यह व्यवस्था की गई थी कि जितने भी हमारे पास प्रोविंशियल
असेंबलीज हैं, जो प्रांत हैं उनकी जो असेंबलीज हैं, वहां से तो इनडायरेक्टली चुन करके लोग आएंगे, लेकिन जो देशी रियासतें हैं, ठीक है, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, उन प्रिंसली स्टेट्स से नॉमिनेटेड लोग आएंगे। जबकि पहली लाइन में लिखा हुआ कि संविधान सभा में चाहे विधानसभा हो चाहे प्रिंसली स्टेट्स हो, दोनों जगह से नॉमिनेटेड मेंबर आएंगे। नहीं, ये गलत है। प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्टेड, ठीक है, लेकिन रियासतों से नॉमिनेटेड, ऐसी व्यवस्था की गई थी। इसलिए ये पहला ही पॉइंट गलत हो गया। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा, उसे ये अधिकार होगा कि वो अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग से संधि पर हस्ताक्षर करेगी। बात तो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब हुआ कि एक गलत है, दो सही है, एक गलत है, दो सही है। आंसर हो गया बी। अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए कि प्रांतीय विधानसभाओं से या जो स्टेट असेंबलीज हैं, इन स्टेट असेंबलीज से कैसे मेंबर आने थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जिनको बाकायदा इलेक्ट किया गया है, वो इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे, जनता के द्वारा नहीं चुने जाएंगे, लेकिन जो एमएलएज हैं वो एमएलएज चुनेंगे। इसीलिए कहा गया इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो कैसी थी? इनडायरेक्ट इलेक्टेड थी, सीधे जनता के द्वारा इलेक्टेड नहीं थी, ठीक है, लेकिन नॉमिनेटेड भी नहीं थी। लेकिन प्रिंसली स्टेट्स के जो प्रतिनिधि होंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, वो प्रिंसली स्टेट के प्रिंस के माध्यम से, यानी राजा के माध्यम से नॉमिनेट किए जाएंगे। ये बात सही है। और इन्होंने क्या कर दिया कि दोनों को ही कर दिया कि दोनों ही नॉमिनेटेड होंगे। ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उनको ये अधिकार होगा कि वो अगर नहीं चाहते हैं कि ऑल इंडिया फेडरेशन में शामिल हों, तो वो क्या उनकी स्थिति होगी भविष्य में, इसके लिए वो ब्रिटेन के साथ एक अलग से संधि कर सकते हैं, ठीक है। तो ये व्यवस्था बनाई गई थी। आइए, निम्नलिखित में कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पेंथिक लॉरेंस, स्टर्फर्ड क्लिप्स। विलियम वुड, ये तो संबंधित है, आपको मालूम है कि ये वुड डिस्पैच से संबंधित व्यक्ति है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए कि पहले 1942 में क्रिप्स मिशन आया, जिसमें क्रिप्स हुआ करता था, ठीक है ना, जिसका अध्यक्ष क्रिप्स था, ठीक है। इसके बाद जब कैबिनेट मिशन आया, तो कैबिनेट मिशन में पेंथिक लॉरेंस भी था, क्रिप्स भी था और एबी अलेक्जेंडर भी था, ठीक है। इसलिए कि वुड नहीं था, और जब वुड नहीं था तो यहाँ पर आंसर वही होगा कि सवाल किसका है कि कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य में कौन कौन से थे? ये तीनों थे, पेंथिक लॉरेंस, स्टफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। जबकि क्रिप्स मिशन किसके लिए किसके अंडर में आया था? वो था स्टफर्ड क्रिप्स। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको कि विलियम वुड, जिसका संबंध वुड डिस्पैच से है, 1954, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा जाता है, 1854 का, वो है विलियम वुड। तो उससे इसका कोई संबंध नहीं है कैबिनेट मिशन का। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत? बिल्कुल नहीं। क्रिप्स योजना के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत? बिल्कुल सही है। कैबिनेट मिशन आया ही इसीलिए था ताकि वो यहाँ पर संविधान सभा का गठन कर सके। तो इसका आंसर सीधा सीधा सा ये बनेगा, ठीक है। क्रिप्स मिशन में उन्होंने संविधान सभा के लिए प्रपोज किया था, लेकिन साथ में ये कहा था कि जब खत्म हो जाएगा सेकंड वर्ल्ड वॉर तब हम ये सोचेंगे। तो इसलिए कैबिनेट मिशन। और आप जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से पहले तो संविधान सभा बन ही चुकी थी, क्योंकि संविधान सभा पहली बार जो उसका सेशन है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। जबकि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है ना, इंडियन फ्रीडम एक्ट 1947, ये फाइनली 18 जुलाई को पास हुआ था, ठीक है। तो इसका मतलब 18 जुलाई 1947 को पास हुआ था। तो कैबिनेट मिशन जो है वो इसी के माध्यम से संविधान सभा का गठन हुआ था। वेवेल योजना के अनुसार जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना, उसमें हिंदू और मुस्लिम के सदस्यों की संख्या समान होनी चाहिए, ऐसा वेवेल प्लान में कहा गया था। वेवेल प्लान 1945 है ना, उसमें कहा गया था, वेवेल प्लान में ये बात रखी गई थी कि जो भी वायसराय होगा और कमांडर इन चीफ होगा, वो तो भारतीय नहीं होंगे, वो तो ब्रिटिशर्स ही होंगे, अंग्रेज होंगे। लेकिन इनको दोनों को छोड़कर, कमांडर इन चीफ यानी सेना नायक, प्रधान सेना नायक, और वायसराय, इन दोनों को छोड़कर के बाकी जितने भी मेंबर होंगे, कहाँ? एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वो सब के सब भारतीय होंगे। और इन मेंबर्स में जो हिंदुओं की और मुसलमानों की जो संख्या होगी वो बराबर बराबर होगी। इसलिए पहली बात एकदम सही है। दूसरी बात उसने कहा
कारण क्या है कि वेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं था। वो तो सिर्फ जो उस वक्त का पॉलिटिकल डेडलॉक है उसको खत्म करना चाह रहे थे। बंटवारा खत्म करने जैसी कोई बात इसमें नहीं थी, इसलिए ये गलत है। तो ए सही है, लेकिन यानी एजर्शन सही है, लेकिन उसका जो रीजन है वो सही नहीं है। और जब एजर्शन सही होता है, एजर्शन सही होता है लेकिन कारण गलत होता है, तो आंसर क्या लगता है? तब आंसर लग जाता है आपका सी आंसर। ठीक है ना? तो यहां पर याद रखना है आपको कि जो इसका आंसर बनेगा वो हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? ये वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि ये यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी पर या डायरेक्ट इलेक्शन पर आधारित ही नहीं थी, इसलिए ये गलत है। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये भी गलत है, क्योंकि वो किस पर आधारित थी? वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पर। जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि प्रांतों में थे, यानी एमएलएज थे, वो एमएलएज ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर को चुना था, न कि जनता ने चुना था। तो दोनों गलत हैं। वह बहुदलीय निकाय था, हाँ ये बिल्कुल सही है। उसमें सभी दल के लोग शामिल थे। उसमें अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये बिल्कुल सही है। तो 3 और 4 सही है। 3 और 4, 3 और 4, ये आंसर बना है इसका। ठीक है ना? तो इसका आंसर बन जाएगा सी। याद रखिएगा कि वो ना तो वयस्क मताधिकार हमको अपने संविधान से मिला है। जब संविधान अपना लागू किया गया तब जाके वयस्क मताधिकार हमको मिला। वयस्क मताधिकार तो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, सभी लोग जो कि एक निश्चित उम्र से ज़्यादा हो जाते हैं उनको मताधिकार मिल जाता है, उनको वोटिंग राइट मिल जाता है। इसको कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी। जो पहले हुआ करता था 21 साल और बाद में फिर उसको घटा कर दिया गया अब 18 साल। ठीक है, तो 18 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति है वो उसको वोट देने का राइट है। इसको कहा जाता है वयस्क मताधिकार। ठीक है। दूसरे, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब जो डायरेक्ट इलेक्शन है उससे इसको बिल्कुल नहीं चुना गया था, इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुना गया था। लेकिन हाँ ये है कि सभी दलों के लोग थे और साथ ही साथ इसमें जो काम किया वो अनेक समितियों के माध्यम से किया, जिसमें कि आप जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है ना? तो तमाम ऐसी कमेटियां थी, जैसे पटेल के नेतृत्व में कमेटी थी जो फंडामेंटल राइट से संबंधित थी, झंडा कमेटी थी जो कृपलानी के अध्यक्ष में थी। तो कई कमेटियां ने मिलकर के काम किया था। जो केंद्र सरकार से संबंधित, शासन से संबंधित चीज़ें हैं उनका नेतृत्व कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू ना। तो इस तरह से बहुत सी कमेटियों ने मिलकर के काम किया था। 8 बड़ी कमेटियां थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के संदर्भ में। फिर बाद में सबको एक संकलन करने का काम ड्राफ्ट कमेटी ने किया जो बी आर अम्बेडकर की थी, जो कि 29 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। 7 मेंबर थे इसमें। खैर ये सारी बातें हैं। अब ये आपके क्वेश्चंस हुए और इन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के आप धीरे धीरे अपनी चीज़ें बढ़ाइए। निश्चित रूप से आपको इसमें फ़ायदा होता रहेगा, क्योंकि केवल हम सवालों के जवाब नहीं बता रहे हैं बल्कि उसके आसपास का और एक्सप्लेनेशन, उससे संबंधित और ऐसे मटेरियल आपको हम दे रहे हैं, जिससे कि आपको जो दूसरे सवाल इस पर बनते हैं इस टॉपिक पर या इन टॉपिक्स पर, उनको भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग इस सीरीज़ के अगले क्लास में। पंकज जी, पंकज जी। हो गया, चेक कर लीजिएगा, हम बंद तो किया है।